पिछले भाग में देखा कि शेखर राणावत सबको आनिक्य के फैसले के बारे में बताते हैं कि वो सगाई के लिए तैयार है, जिसे सुनकर ठाकुर परिवार हैरान रह जाता है। सबसे ज्यादा और शौक विशाखा बुआ को लगता है। अब आगे, भाई ये आनिक्य कौन है और आप उसका नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो गए? फिर शेखर को देखकर, अंकल वो सगाई करना चाहता है, लेकिन उसने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं उससे सगाई करना चाहती हूँ या नहीं। अर्यांशी की बात सुनकर सभी को ध्यान आया कि वो अब पहले वाली आर्या नहीं है। उसे तो याद भी नहीं है कि कोई था जिसके पीछे वो देवानी की तरह पागल थी और उसके लिए पता नहीं क्या क्या करती थी, और उसका एक ही सपना था उससे शादी करने का। मेरे साथ चलो, तुम्हारा बीते 5 सालों के बारे में जानना जरूरी है और उसी में तुम्हें पता चलेगा कि आनिक्य राणावत कौन है। अर्यांशी ने बस हाँ में सर हिला दिया। वैसे तो वह सब जानती थी, लेकिन फिर भी उसे अंजना बनने का नाटक जारी रखना ही था, वरना वो उन्हें अपने बदलने का क्या करना देती। ये कि उसकी सॉल को कैद कर लिया गया था किसी दूसरी बॉडी में, और जो उनके साथ पिछले 5 सालों से रह रही है वो कोई और थी। ये सुनकर तो सब यही सोचेंगे कि वो पागल ही हो गई है। आर्या ने अपना सर झटका और अपने भाई के साथ जाने लगी। वही विशाखा ने जब उसे जाते हुए देखा तो जमीन पर पड़ा बॉक्स उठाकर बोली, आर्या रुको। अर्यांशी और अभीर दोनों रुक गए और मुड़कर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे। आर्या मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी। इसे मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले ही तैयार करवाया था। वही विशाखा ने जब उसे जाते हुए देखा तो जमीन पर पड़ा बॉक्स उठाकर बोली, आर्या रुको। अर्यांशी और अभीर दोनों रुक गए और मुड़कर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे। आर्या मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी। इसे मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले ही तैयार करवाया था, लेकिन दे नहीं पाई। तुम कहती थी ना कि बुआ जी मुझे भी वो लिमिटेड एडिशन वाला पर्स चाहिए जो अनेरी ने मेरे लिए लंदन से भेजा था। इसमें वही है। अब मैं कहाँ इन डिजाइनर पर्स को लेकर घूमूंगी, तुम्हें पसंद है तो रख लो। अर्यांशी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बस मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। लेकिन अभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। आपको ये लगता है कि ठाकुर फैमिली एक पर्स अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी बहन को अपना इस्तेमाल किया पर्स दे रही है? नहीं अभीर, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। जब आर्या ने कहा तो मैंने उसके लिए ही रख लिया था, जिससे मैं उसे बाद में दे सकूं। विशाखा बुआ ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा। वो किसी की भी बात काट सकती थी, लेकिन उनका ये बड़ा भतीजा बहुत खतरनाक था जिसे नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अच्छा बुआ जी, तो ये वो पर्स नहीं है जिसे आपने मिसेज मित्तल की बर्थडे पार्टी में कैरी किया था? आकृति ने आगे आते हुए कहा और उनके हाथ से बॉक्स को लगभग छीनते हुए ले लिया। विशाखा बुआ बस हैरानी से देखती रह गई। अब उनके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें गिरने लगी थी। उनके हाव भाव देखकर अर्यांशी भी समझ गई थी कि उसकी ये प्यारी सी दिखावा करने वाली बुआ उसे अपना इस्तेमाल किया हुआ पर्स देकर एक तीर से दो निशाना लगाना चाहती थी। एक ये कि वो इतनी महंगी चीज देकर दिलेर बन जाएगी पूरे घर वालों के सामने और उसके डैड को साबित कर पाएगी कि वो उनकी भतीजी से कितना प्यार करती है। दूसरा, अगर वो ये पर्स कहीं लेकर जाती तो जिसने भी इसे देखा होगा वो यही समझेगा कि वो दूसरों का इस्तेमाल किया सामान यूज करती है, क्योंकि वह उसी के लायक है। आकृति ने अच्छे से पैक किए हुए गिफ्ट बॉक्स को बुरी तरह से फाड़ दिया और उस पर्स को अंदर से निकाला, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड का लिमिटेड पीस है। उस पर्स को देखकर आकृति का अंदाजा एकदम सही निकल गया और वो निराश होते हुए बोली, आप इस पर्स को आर्या को दे रही थी। क्या आप नहीं जानती कि एक बार अपर सोसाइटी की नज़र में कुछ आ जाए तो वह आसानी से नहीं जाता? तो इस पर्स को कैसे नहीं पहचानेगा?
पर बेटा मैं उसकी बुआ हूँ, अगर वह मेरी चीज ले भी लेगी तो किसी को क्या मतलब है। हम एक परिवार है और हमारे बीच अपना तेरा क्या है। जो मेरा है वो तुम्हारा भी है और जो तुम्हारा है वो मेरा नहीं। बुआ जी, आप गलत है, रिश्ता में अपना तेरा नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा होगा वो सब आपका भी होगा, क्योंकि आप अकेली नहीं है। आपकी शादी कब की हो चुकी है और आपका एक अलग परिवार भी है। जो हमारे रिश्तेदार तो जरूर है लेकिन इतने भी खास नहीं कि मेरे डैड उन्हें हमारे प्रॉपर्टी में हिस्सा देते। फिर ये शब्द अर्यांशी के थे, जिन्हें सुनकर विशाखा जी का खून खोल उठा, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और खुद को कुछ भी गलत बोलने से रोकने लगी। आर्या, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी बुआ जी से? वो क्यों हमारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाएगी? ये सब तो तुम सबका ही है। उन्हें उनका हक पहले ही माँ पापा दे चुके हैं। डैड, मेरे कहने का कोई गलत मतलब नहीं था, बस मैं बुआ जी को करेक्ट कर रही थी कि जो मेरा है वो तेरा है वाला तरीका बस झांसा देने के लिए होता है। आज की दुनिया में अगर हम सबसे ये कहने लगे तो सब दूसरे का हक मारकर खाने लगेंगे और कब सामने वाले की जान भी यही कह ले लेंगे कि ये भी मेरी है। आज की दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। अर्यांशी ने बात को घुमाकर लेकिन एकदम सही तरीके से कहा था और जिसे वो सुना रही थी उन्हें भी तीर सही जगह पर ही लगा था। अभीर की आंखें अपनी बहन की बात सुनकर चमक उठी थी, वही आकृति भी उसके कहने का मतलब समझ गई थी। अभिमन्यु भी समझ रहे थे, लेकिन बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, वो जानती है कि अब उनका यहाँ कुछ नहीं है, बस दिल के रिश्ते हैं जिनके लिए ही वो यहाँ आती है। अब तुम अपनी बुआ जी को सॉरी कहो। तुमने जो कहा सही था लेकिन कहने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। अर्यांशी ने बहस नहीं की और गिल्टी होते हुए बोली, सॉरी बुआ जी, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। लेकिन मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। जो मेरा और मेरे भाई का है उस पर किसी का हक क्या, उसकी नज़र भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए थोड़ी ज्यादा बोल गई। आप अपनी इस प्यारी भतीजी को माफ कर देना। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि एक पल को तो आकृति को भी लगा कि वो सच में सॉरी फील कर रही है, लेकिन उसकी चंचल आंखों को मुस्कुराता देखकर उसे भी हंसी आ गई। उसे ये वाली आर्या बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग लग रही थी। विशाखा जी जो उदास होने का नाटक कर रही थी, उसे माफी मांगता देखकर अपने भाई को दिखाने के लिए ही उन्हें ना चाहते हुए भी उसे माफ करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी अपनी जगह सही हो। मैं ही हूँ जो इस घर को अपना मानती थी, लेकिन तुमने आज सच्चाई बता दी कि अब मेरा दूसरा परिवार है और यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है। वो खुद को ऐसे दिखा रही थी जैसे अर्यांशी के कठोर शब्दों ने उन्हें अंदर तक पीड़ा पहुंचाई हो। उसकी आंखें ठंडी हो गई और उसका मासूम चेहरा बिना भाव का हो गया। अर्यांशी को एक पल में ही बदलता देख अभीर की आंखें गहरी हो गई, पर जो उसने सुना उसके बाद उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। बुआ जी, आपको इस घर को अपना समझने की जरूरत नहीं है। जब इस घर में रहने वाले आपके हैं तो इसलिए चीजों को रिश्तों के बीच मत आने दीजिए, वरना जो है वह भी चला जाएगा। फिर उस पर्स को आकृति के हाथों से लेकर उन्हें थमाते हुए, ये आपकी बेटी का आपके लिए गिफ्ट है, इसलिए आप ही इसे रखिए। वैसे भी मेरा क्लोसेट इन जैसे कई महंगे ब्रांड के लिमिटेड एडिशन से भरा हुआ है जिन्हें एक नज़र देखने की फुर्सत भी नहीं है मुझे। पहले मैंने यूं ही आपको खुश करने के लिए इस बैग की तारीफ की होगी। जबकि ये मेरे कलेक्शन के सामने कुछ भी नहीं है। अपनी बात कहने के बाद वो आभीर की तरफ मुड़ी और बोली, चले भाई। अभीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए दोनों भाई बहन ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ चले गए जहां उन सबका का रूम था। जाते हुए ही आर्या ने कहा, भाभी आप भी आ जाओ।
आकृति जो वहां खड़ी थी, जब उसने सुना वो उसे बुला रही है तो वो बिना देरी के उनके पास आ गई। हॉल में सभी अभी तक हैरान खड़े थे। उसके कहने का तरीका इतना अलग था कि हर कोई बार बार हैरान रह जाता था। शेखर राणावत की आंखों में एक चमका थी। वो मन में बोले, आखिर मेरे बेटे को टक्कर देने वाली आ ही गई। मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे अलावा उस ठंडे क्रूर राजा को कोई नहीं संभाल सकता। ये भी जानता हूं कि इतनी आसानी से वो मानेगा भी नहीं। अब देखना यह है कि उसकी जिद जीतती है या फिर तुम्हारे इस अंदाज और चार्म का जादू उसे अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। दूसरी तरफ राणावत हवेली का माहौल बहुत खराब था। रश्मि गुस्से से यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। पता नहीं ये मिस्टर राणावत कहाँ रह गए? इतना समय हो गया, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। ऊपर से वो दोनों उनके बेटे भी घर पर नहीं हैं। पता नहीं इस चाणक्य के सर पर कौन सा फितूर सवार हो गया है जो अब उसे उस अर्यांशी ठाकुर से सगाई करनी है। फिर अपने फोन में किसी ना नंबर डायल करते हुए, ऊपर से ये लड़की फोन भी नहीं उठा रही है। अरे, जब इसका प्यार किसी और का हो जाएगा तब ये मेरा कॉल देखेगी। वो अभी बड़बड़ाते ही रही थी कि उनकी नज़र घर के अंदर आते कार्तिकेय पर पड़ी, जो शायद हॉस्पिटल से आ रहा था। उसके हाथ में स्पेशल मेडिकल बॉक्स था जिसे वो हर वक्त अपने साथ ही रखता था और दूसरे हाथ पर डॉक्टर के वाइट कोट को टांगे अंदर आ रहा था। कार्तिक बेटा, तुम आ गए? रश्मि ने बड़ी सी स्माइल के साथ पूछा। उनका चेहरा एकदम से चमक उठा था। कार्तिकेय ने उन्हें देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, लगता तो ऐसा ही है कि मैं आ गया हूँ। उसके टोन को सुनकर रश्मि की स्माइल कम हो गई, लेकिन उन्होंने अपना सर झटका और हंसते हुए बोली, तुम भी ना बेटा, कितना मजाक करते हो। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें कुछ पता है कि ऐसे अचानक से चाणक्य ने उस आर्या से सगाई करने का फैसला क्यों किया? उनका सवाल सुनकर कार्तिकेय ने बिना भाव के कहा, क्या आप नहीं जानती कि चाणक्य कुछ भी किसी को बताकर नहीं करता? जो उसके दिमाग में आता है वो वही करता है। हाँ, पर मुझे लगा उसने तुम्हें कुछ बताया होगा। खैर छोड़ो, अब उसने मुझे सब तैयारी करने के लिए कहा है तो करना ही होगा, वरना उसका गुस्सा कल सबसे पहले मुझ पर ही उतरेगा। ये कहकर वो तेजी से अपनी रूम की तरफ चली गई। अजीब औरत है, पता नहीं ये मेरी मॉम की बहन कैसे हो गई। दिखने और हरकतों में उनसे बिल्कुल नहीं मिलती। सोचते हुए वो लिफ्ट में चला गया और उसने अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। वैसे तो वो वही स्वर्ग महल में अपने भाई के साथ रहता है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी रहने आ जाता है। जब घर में कुछ हो तो सबको हवेली में ही आकर रहना होता है। ठाकुर हवेली। अभीर आर्या को उसके कमरे में ले गया। जब अर्यांशी ने अपना रूम देखा तो उसकी आंखें हल्की नम हो गई। उसका रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा 5 साल पहले था। वो ज्यादा तो यहाँ नहीं रही, बस अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आया करती थी। वो बचपन से ही अपने नाना जी के साथ ही रहती थी और वहीं उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अभीर की नज़र उसके ही चेहरे पर टिकी हुई थी। वहीं आकृति हल्के से उसके कान में बोली, अभी, लेकिन वो तो सामने वाले रूम में रहती थी ना। उस रूम में वो 5 साल पहले आई नई आर्या रहती थी जिसे अपना बचपन भी याद नहीं था। लेकिन आज जो हमारे सामने है वो मेरी वही खोई हुई बहन है जिसे देखकर मुझे हमेशा गर्व महसूस होता था। आकृति उसकी आंखों में चमक साफ देख सकती थी। जब भी वो अपनी बहन के बारे में बात करता तो उसकी वो खूंखार आंखें सबसे ज्यादा प्यारी हो जाती थी। तुम कब मुझे भी अपनी आंखों में ऐसे प्यार भरकर देखोगे अभी? पता नहीं वो वक्त आएगा भी या नहीं। अभीर को देखते हुए आकृति ने अपने मन में सोचा। तभी अभीर की नज़र भी उसकी नज़रों से मिल गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे।
मेरा रूम तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। मुझे पता है आपने और दोनों भाइयों ने ही इसे मेरे लिए बिल्कुल पहले जैसा रखा है ना। वो पलटी और एकदम से ही उसने अपने भाई और भाभी दोनों को गले लगा लिया। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अभीर और आकृति उसके अचानक हक करने से बहुत ज्यादा पास आ गए थे। अभीर ने एक हाथ से आर्या को पकड़ लिया और दूसरे से आकृति को। आज पहली बार वो दोनों इतने करीब आए थे। शायद यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होने वाली थी। आकृति ने भी कसकर आर्य को पकड़ लिया लेकिन अभीर से जितना हो सके दूर रही क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि कब इस हरकत के लिए जो उसने की भी नहीं है उसके लिए वह उसे सुनाने लगे। वहीं आकृति को खुद से दूरी बनाता देख अभीर चिढ़ गया और उसने झटके के साथ उसकी कमर को पकड़ लिया और खुद के एकदम करीब कर लिया और ऐसा दिखाया जैसे कि उसने ये सब अनजाने में किया हो। आकृति को भी शक नहीं हुआ तो अब उसने भी कोशिश छोड़ दी और उस खुशी भरे पल को महसूस करने लगी। आप अकेले ही हमारी बहन का सारा प्यार नहीं ले सकते भाई। पीछे से एक नाराज आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा तो वहां अगस्त्य और मिहिर खड़े थे और जिसने वो बात कही थी वह मिहिर ही था जो नाराजगी से अभीर को देख रहा था। तभी आर्य मुंह बनाते हुए, रहने दीजिए आप दोनों। आपने हॉस्पिटल में मुझे इग्नोर किया तब तो भाई भी नहीं थे और अब जब भाई मुझे प्यार कर रहे हैं तो अब आपको जलन हो रही है। हमने तुम्हें इग्नोर किया उसकी भी अलग वजह है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हम अपनी बहन से प्यार नहीं करते। इस बार अगस्त्य ने कहा और दोनों रूम के अंदर आ गए। अर्यांशी अपने बड़े भाई से थोड़ा दूर हुई और उसने अपने एक बाह खोल दी। जल्दी आइए वरना मेरा मन भी बदल सकता है, उसने नौटंकी करते हुए कहा जिस पर सभी को हंसी आ गई। मिहिर और अगस्त्य दोनों उसके गले लग गए। उनका वो हग अब ग्रुप हग बन चुका था। आकृति आज बहुत खुश थी। ऐसा भाई बहन का प्यार तो उसने अपने घर पर भी नहीं देखा था। हाँ, उसके दोनों भाई उस पर जान देते हैं और बड़ा भाई प्यार भी जता देता है लेकिन दूसरा भाई प्यार तो बहुत करता है लेकिन उसे जताना नहीं आता। थोड़ी देर बाद, भाई आपकी बातें सुनकर तो अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। मैंने इतना कुछ कर दिया, कोई कैसे मुझसे नफरत नहीं करेगा। ये कहते हुए उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मिहिर और अगस्त्य को देखा और बोली, आप दोनों बिल्कुल गलत नहीं थे। अगर मैं आपकी जगह होती तो बात भी नहीं करती और बहुत कुछ सुना चुकी होती। मॉम पर क्या बीती होगी जब उनकी अपनी बेटी उनके डिवोर्स के लिए जिद पर अड़ गई। मैं ही उनके अलग होने की वजह बन गई। उन्होंने मेरी वजह से कितना कुछ झेला। काश ही डैड मुझे छोड़कर मॉम को चुनते तो आज मुझे इतना पछतावा नहीं हो रहा होता। तुम्हारी भी सारी गलती नहीं है आर्या। थे कुछ लोग जो हमारी फैमिली को बिखरता देखना चाहते हैं। उनकी ही मेहरबानी है कि उन्होंने तुम्हें गलत गलत बताया और मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया। ये शब्द सुनते ही मेरा जी खराब हो रहा है तो मॉम डैड पर क्या ही बीती होगी। ये कहकर उसने अभीर को देखा और बोली, भाई मुझे मॉम डैड की दोबारा शादी करानी है। उसकी बात सुनकर आकृति और दोनों भाई खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, हाँ हम ये कर सकते हैं। तभी अभीर ने कहा, कर सकते हैं लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। तुमने डैड की शादी अपनी दोस्त मधु आंटी से तय कर दी थी और उनकी फैमिली हमारी ठाकुर फैमिली के रिलेटिव है। हमारी सोसाइटी में अपने कहे को पूरा किया जाता है। डैड ने उन्हें जबान दे दी है जिससे पीछे हटना यानी ठाकुर की इज्जत को सरेआम नीलाम करने के बराबर है। ये सब सुनकर अर्यांशी शौक रह गई और खुद से ही बोली, इतना सब हो गया, लेकिन ये बात इस सिस्टम ने मुझे क्यों नहीं बताई। तभी उसके दिमाग से आवाज आई, बॉस मैं एडवांस सिस्टम जरूर हूँ लेकिन आपकी दुनिया का वचन, इज्जत इन सब के बारे में मेरे अंदर कोई फीचर नहीं है। अच्छा, तो कुछ है जो तुम नहीं जानते।
आर्या ने सिस्टम को चिढ़ाया जिसके बाद दोबारा आवाज नहीं आई। अब कैसे जोड़ेगी अर्यांशी फिर से अपने बिखरे परिवार को, या फिर अपने मॉम डैड को एक करने के लिए वो लगाएगी अपने खानदान की इज्जत को दांव पर।